हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेल्टास एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डेल्टास एटॉमिक थ्योरी, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं उसे हम एक कॉमन नेम दे देते हैं मैटर। देखते हैं, महसूस करते हैं या अपने किसी भी सेंस से महसूस करते हैं उसे हम एक कॉमन नेम दे देते हैं मैटर। अब मैटर के बारे में पता चल गया, लेकिन अब बात थी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसमें एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होकर एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। इस सब को देखते हुए फिर डेल्टन्स ने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में कहा कि मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर क्या है? एक मैटर है हमारे पास, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। और वो क्या है? इनडिविजिबल मतलब जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे हमारे पास सपोज ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके जितने भी एटम होंगे उन सबका मास क्या होगा? 16 ही होगा, सेम मास होगा, अलग नहीं होगा। उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उन सबका मास क्या होगा? 16। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मासेस, उनका मास अलग अलग होगा। तीसरा क्या? कंपाउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो। कोई भी हम कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को कंबाइन करके, वो क्या होंगे? एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे H2O है, इसमें अगर मास देखें हम, जैसे हमने अपने देखा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में, क्या होते हैं? इसका 2 है, इसका 16 है, इसकी रेशियो ले तो 1:8। आप कहीं से भी कंपाउंड वाटर ले लो, कहीं से भी ले लो, तो हमेशा क्या होगा? उसमें जो रेशियो होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। इनके मासेस की रेशियो क्या होगी? फिक्स होगी। यही था, ये हमारे थर्ड पॉइंट में कंपाउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने एटम कंबाइन किए फिक्स्ड रेशियो में। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, उससे छोटा कोई और नहीं होगा। और एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक है, अब डेल्टा एटॉमिक थ्योरी कुछ दिनों तक तो सही चली, लेकिन बाद में इसमें कुछ खामियां नजर आने लगती। तो क्या था? तो उसके बाद आई एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसने डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में कुछ चेंजेस किए। जैसे पहले कहा था कि एटम क्या है? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या कहती है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाले पॉइंट तो हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। सेम एलिमेंट है हमारे पास, जैसे कार्बन। ठीक है, अभी कह रहे कार्बन का मास के, कार्बन का एलिमेंट है, इसमें जितने भी एटम होंगे उन सबका मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा है। आइसोटॉप्स क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। मतलब मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया? वेरी हो गया। एलिमेंट हमारे पास सेम है, कार्बन ही है, कार्बन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके एटम्स में क्या है? अलग अलग मासेस है। किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का 14 है, और ये आपस में क्या होते हैं? सारे आइसोटॉप। ठीक है, फिर पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। उनका अलग अलग एलिमेंट्स का मास भी अलग अलग होता है, लेकिन ये पॉइंट भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि फिर आए हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास मास नंबर है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास सेम होता है, कैल्शियम और आर्गन दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इनका मास क्या है? सेम। इनका मास हो गया सेम।
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आइसोबार्स। और हमारे पास फिर ये पॉइंट भी गलत हो गया, इस पॉइंट में भी कुछ चेंजेस आए। फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं, कंपाउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी क्या कहती है कि ये पॉइंट सही है, उसमें भी यही कहा है कि एटम के जब कंपाउंड बनता है तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ये वाला पॉइंट देखा, उसमें क्या था, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कहती है कि ये पॉइंट ठीक है। फिर बाद में पांचवा पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एटम इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हुआ, अगर हम नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स डालें तो नाइट्रोजन अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पॉइंट भी, इसमें भी हमारे पास क्या है, चेंजेस हुए। मतलब ये क्रॉस माइनस का मतलब ये नहीं कि गलत है, इसका मतलब है कि ये इसमें चेंजेस हुए हैं फर्दर, और ये इनमें कोई चेंजेस नहीं, ये जो डेल्टन्स ने कहा था वही ठीक थे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डेल्टा एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे एवोगैड्रो प्रिंसिपल। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जो एवोगैड्रो प्रिंसिपल है वो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एवोगैड्रो प्रिंसिपल। एवोगैड्रो प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि हम एवोगैड्रो प्रिंसिपल तक पहुंचे क्यों और कैसे। हमने अभी पढ़ा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और उससे पहले हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है ना। तो क्या था कि डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी कि एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम, ये कहती थी फिक्स्ड रेशियो या फिर एक सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। और गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वो लोग क्या कहता था कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो ये दो पॉइंट थे जो आए थे। अब बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, स्वीडन के, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दो पॉइंट उठाए और उन्होंने देखा कि एलिमेंट कंबाइन करते हैं सिंपल रेशियो में और गैसेस कंबाइन करते हैं सिंपल रेशियो में। किसकी रेशियो, वॉल्यूम, और यहाँ पे किसकी रेशियो, एटम्स की। तो इसका मतलब एटम और वॉल्यूम के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है, इन्होंने सोचा कोई रिलेशन बन सकता है। फिर इन्होंने अपने ये सब स्टडी करने के बाद इन्होंने हाइपोथेसिस दी, जिसे हम बोलते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है ऐसी स्टेटमेंट जो, मतलब अभी उसका प्रूफ नहीं आया, अभी उन्होंने कुछ चीजों को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, और इस स्टेटमेंट के बाद से इसके प्रूफ निकालने शुरू करते हैं, या फिर फर्दर स्टडीज के बाद शुरू करते हैं हाइपोथेसिस के बाद, ठीक है ना। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने क्या कहा कि गैसेस ऑफ सेम वॉल्यूम, सेम की जगह अगर हम लिखें इक्वल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इन्होंने ये रिलेशन दे दिया एटम्स और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है ना। गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम, बाकी वही अपना अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये थी हमारे पास बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी दो गैसेस हैं, एक ले लेते हैं हम हाइड्रोजन, एक ले लेते हैं हम क्लोरीन,
ये क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो भी हमारे पास एक गैस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इसका हमने ले लिया एक वॉल्यूम और इसका भी ले लिया एक वॉल्यूम और फिर इसने बनाए 2 वॉल्यूम। ठीक है ना, एक वॉल्यूम इसका ले लिया, एक वॉल्यूम इसका ले लिया, आपस में कंबाइन होकर इन्होंने 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना दी। अब ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, तो इक्वल वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, तो इसके 1 वॉल्यूम में तो n एटम्स है और इसका भी 1 वॉल्यूम है, तो इक्वल वॉल्यूम है इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो इसमें भी कितने होंगे, n एटम्स होंगे। ठीक है ना, तो इसमें एक वॉल्यूम में n एटम्स हैं, तो टू वॉल्यूम में कितने होंगे, 2n एटम्स। ये क्या है, कंपाउंड एटम्स, 2n कंपाउंड एटम्स। ठीक है ना, यही कह रहे हैं बेrzelius हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर हम अब करें, अगर हमें इसका सिर्फ हमें एक ही एटम चाहिए, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक कंपाउंड एटम बन रहा है तो कैसे बन रहा है, हाफ एटम इसका लिया और हाफ एटम इसका लिया, यही होता है। अगर 2n बना तो मतलब उसमें n इसका था और n इसका था, अगर 1 बना तो इसमें मतलब हाफ एटम इसका होगा, हाफ एटम इसका होगा। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो आपने पिछले पढ़ी है उसमें था पॉइंट नंबर 4। हाँ, डेल्टास एटॉमिक थ्योरम पॉइंट नंबर 4 क्या कहता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे छोटा पार्टिकल था, एक पूरा एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि हमने हाफ एटम लिया है, हाफ एटम लिया है, लेकिन डाल्टन क्या कह रहा है कि एक पूरा एटम वही है जो सबसे छोटी चीज रिएक्शन पार्टिसिपेट करके, उससे छोटा कुछ नहीं होगा, तो अब इसका तो हाफ हो नहीं सकता, ये पूरा एटम ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। और लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि बेrzelius हाइपोथेसिस के मुताबिक ही हाफ एटम भी रिएक्ट कर सकता है, ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी हाइपोथेसिस, बेrzelius की हाइपोथेसिस क्या हो गई थी, गलत हो गई थी, यहाँ पे इसकी हाइपोथेसिस को गलत कर दिया। तो फिर जब बेrzelius हाइपोथेसिस हुई, ये गलत हो गई, फिर इसके बाद एवोगैड्रो जी आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेrzelius हाइपोथेसिस को पढ़ा, उन्होंने देखा कि इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या गलत हुई, कैसे हम इसे कर सकते हैं ठीक। तो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसे बोलते हैं एवोगैड्रो प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। उन्होंने कहा कि एटम क्या होता है, वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या करता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और उन्होंने एक और बात कही साथ में कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और कर भी नहीं सकता। जैसे एग्जांपल लें अगर हम, तो आयरन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसका सिंबल होता है ये। गोल्ड है, वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए हमने बनाई एक नई, वो एवोगैड्रो जी ने बनाई एक नई डेफिनेशन, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल उनके हिसाब से क्या है कि मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल, और साथ ही उन्होंने कहा कि इट कैन एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट था आयरन, गोल्ड, ये क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते थे। लेकिन जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटम ले तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे अपने साथ एक और ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर हम हाइड्रोजन का एटम लें, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसे भी अपने साथ एक और हाइड्रोजन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो ये क्या, दो एटम आपस में कंबाइन करके, ठीक है, दो एटम्स, ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया इन्होंने, ऑक्सीजन गैस O2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये एक और हाइड्रोजन लिया, बना दिया H2। तो जो ये होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट के, ठीक है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या फिर कंपाउंड का ना, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है ना। एलिमेंट के जिसमें ये सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जैसे H2 है, इसमें अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, एक H हो गया, एक O हो गया, अलग अलग एलिमेंट, जब डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल क्लियर हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, और इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये पॉइंट याद रखना, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अब हम वो एग्जांपल लेते हैं अपना हाइड्रोजन वाला। एवोगैड्रो प्रिंसिपल के क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं तो एटम मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास क्लियर। तो इन्होंने अपना लॉ दिया, एवोगैड्रो लॉ बोल देते हैं उसे, एवोगैड्रो प्रिंसिपल बोल देते हैं। इस प्रिंसिपल के तहत क्या बोलते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस have equal number of molecules। जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी वहां पे क्या था, इक्वल नंबर ऑफ एटम, लेकिन यहाँ पे क्या, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और बाकी वही अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो ये एवोगैड्रो प्रिंसिपल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे इसके स्टेटमेंट याद कर लेना। एवोगैड्रो प्रिंसिपल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके इस एवोगैड्रो प्रिंसिपल के तहत अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं तो इनके मुताबिक क्या है, अगर इसका एक वॉल्यूम ले, इसका एक वॉल्यूम ले, तो ये दो वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिए, ठीक है। अब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। अगर एक वॉल्यूम में हमने मान लिया n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके एक वॉल्यूम में भी n मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी इक्वल है। अगर ये एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स। अब देखो, अगर हम अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल लें हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल किससे बनेगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब वहां पे था बर्जीलियस हाइपोथेसिस में कि हाफ एटम से एक कंपाउंड एटम बनता था। यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन और हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल है वो एटम से बड़ा है, क्योंकि मॉलिक्यूल जैसे हमने H2O लिया था, जैसे इसमें H2
H2 ही है हमारे पास। H2 क्या है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम से बना है। अब इसका हाफ तो हम ले सकते हैं ना, हमारे पास एक एटम तो आएगा ना, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हमारे पास एक एटम तो आ गया। तो मीन्स हम इसका हाफ मॉलिक्यूल ले सकते हैं, इसका हाफ मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो मतलब कि एवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या है, ये डेल्टा एटॉमिक थ्योरी से सहमत है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, उसमें जो कहा है उसके हिसाब से ही चला है, उसके हिसाब से एवोगैड्रो प्रिंसिपल हमारा क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये था एवोगैड्रो प्रिंसिपल। तो आज इतना ही बस। थैंक यू बच्चों।